हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। आज हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में। देखिए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो लास्ट ईयर भी आपके पेपर में पूछा गया था। कैसे कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है और इसकी ऐसा यूनिट बताएं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, सबसे पहले हम इसके फॉर्मूले के बारे में बात करते हैं। देखिए, मान लो एक रीजन ऑफ स्पेस है जिसके अंदर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है और उसके अंदर कोई सरफेस है और उस सरफेस में एक छोटा सा सरफेस एलिमेंट हमने माना है ds। ठीक है, और उस सरफेस एलिमेंट के परपेंडिकुलर एक वेक्टर माना और इस एरिया के कोरस्पॉन्डिंग हमने एक एरिया वेक्टर डिफाइन किया जिसको हम बोलते हैं ds। ठीक है, सो ds को हम क्या लिखते हैं, ds को हम लिख सकते हैं ds इंटू में n कैप। तो ds उस एरिया एलिमेंट का जो मैग्नीट्यूड है वो तो ds हो गया, छोटा सा एरिया है ds। और n कैप क्या होता है, n cap is the direction of the area element। n cap is the direction of the area element और ये डायरेक्शन किस साइड होती है, आउटवर्ड नॉर्मल। क्या होता है, आउटवर्ड नॉर्मल इन द केस ऑफ क्लोज सरफेस। तो जब भी आपके पास कोई क्लोज सरफेस होगा तो उसके लिए जो एरिया वेक्टर होगा दैट इज आउटवर्ड नॉर्मल। ठीक है, और हमारे पास अगर ओपन सरफेस हो तो उसके लिए परपेंडिकुलर होता है, बस इधर भी हो सकता है उधर भी हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन द प्रॉब्लम। ठीक है, तो फिलहाल हमारा ये हो गया आउटवर्ड नॉर्मल एरिया वेक्टर। ठीक है, इस सरफेस एलिमेंट के ऊपर जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन है ऐसे। ठीक है, तो इस एरिया के लिए हम जो इलेक्ट्रिकल फ्लक्स डिफाइन करते हैं वो कैसे आता है, डी फाई इक्वल्स टू ई डॉट डी एस। क्या आता है, ई डॉट डी एस। इट इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ, कैसे डिफाइन करते हैं हम, द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एन इनफाइनाइटेसिमल स्मॉल एरिया एलिमेंट कैन बी डिफाइंड एज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, उस सरफेस के ऊपर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, एंड एरिया वेक्टर। ठीक है, एरिया वेक्टर की एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डॉट प्रोडक्ट निकालनी है। ठीक है, ध्यान रखिए हमने यहाँ पे क्या लिया है, इनफाइनाइटेसिमल एरिया एलिमेंट, कि जो आपका एरिया एलिमेंट है वो बिल्कुल छोटा है ताकि उस छोटे से एरिया पे आपका इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज ना हो, इतना छोटा लिया है। ठीक है, तो यहां के लिए हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिफाइन कर दिया है। तो अब कोई कहे कि सर हमें पूरे पे निकालना है, तो पूरे पे निकालने से पहले हम इसका थोड़ा सा फिजिकल सिग्निफिकेंस समझते हैं। किसे समझते हैं क्या, तो ये क्या बताना चाहता है कि किसी भी सरफेस से कितनी नंबर ऑफ लाइंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी पास हो रही है। क्या बताना चाहता है ये बताता है कि द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स पासिंग थ्रू अ सरफेस। तो ये क्या बताता है कि किसी सरफेस से कितनी नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स पास हो रही है। ठीक है, अगर ज्यादा पास होंगी तो ज्यादा फ्लक्स आएगा, कम पास होंगी तो कम फ्लक्स आएगा। अब हम डिराइव करते हैं पूरे क्लोज सरफेस के लिए हमारा इलेक्ट्रिक, क्लोज हो या ओपन हो, किसी भी पूरे सरफेस के लिए हम कैसे निकालेंगे। तो हम मानते हैं इस पूरे सरफेस को हम बहुत छोटे 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 बहुत सारे टुकड़ों में हमने इनको तोड़ दिया है। तो हर सरफेस एलिमेंट के थ्रू हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा, ई डॉट डी एस, ई डॉट डी एस, ई डॉट डी एस। तो सब पे सम कर देंगे। ठीक है, ई डॉट डी एस ओवर ऑल डी एस। ठीक है, तो सब एरिया एलिमेंट के ऊपर हमने इसको सम कर दिया है। अब क्या करते हैं कि हम जो एरिया एलिमेंट लिए हैं उनको बहुत छोटा ले लेते हैं। तो मानते हैं कि ds टेंड्स टू 0। ठीक है, हम क्या मानते हैं कि द एरिया वेक्टर टेंड्स टू 0, इतना स्मॉल लेते हैं कि दिस टेंड्स टू 0। तो आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा, अब हम मानते हैं कि लिमिट ds टेंड्स टू 0 समेशन ओवर ऑल ds e डॉट ds। ठीक है, तो ऐसे केस में क्या होगा, पहले तो हम उसका डिस्क्रीट का सम कर रहे थे, अब जब बहुत छोटा हो जाएगा तो अब इनके लिए हम समेशन को किसमें कन्वर्ट कर सकते हैं, इंटीग्रेशन में। किसमें, इंटीग्रेशन में। तो अब हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स बन जाता है ई डॉट डी एस, इसका इंटीग्रेशन। तो इसको इंटीग्रेट करने पे हम पूरे फ्लक्स, पूरे एरिया के थ्रू हमारा क्या निकल जाएगा, इलेक्ट्रिकल फ्लक्स। सो जो जनरल डेफिनेशन आती है ना इलेक्ट्रिकल फ्लक्स की किसी भी सरफेस के लिए, दैट इज फाई इक्वल्स टू ई डॉट डी एस। ठीक है, कुछ बच्चे लिख देते हैं ई डॉट ए, तो वो हमेशा ट्रू नहीं होता है। हमेशा ट्रू कौन सा होता है, फाई इक्वल्स टू ई डॉट डी एस इंटीग्रेशन। ठीक है, चलिए, तो हमने एरिया वेक्टर देख लिया है कि कैसे हम इसको डिफाइन करते हैं और कैसे इसकी डायरेक्शन होती है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं इसकी एसआई यूनिट क्या होती है। तो देखो, इलेक्ट्रिकल फ्लक्स हमने डिफाइन किया एक तरह से डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को तो हम लिख सकते हैं फोर्स पर यूनिट चार्ज, ये तो बाय डेफिनेशन हमें पता है, इनटू में एरिया। अब फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन, एरिया की मीटर स्क्वायर और चार्ज की कूलम। सो द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल फ्लक्स क्या आती है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ध्यान दीजिए, कुछ बच्चे इस यूनिट को मैग्नेटिक
फ्लक्स वाली यूनिट से रिलेट कर देते हैं कि सर इसकी यूनिट तो वेबर होगी, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, इलेक्ट्रिकल फ्लक्स की यूनिट क्या आती है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, ठीक है। हाँ जी, अभी हमने डिराइव किया कि जो इलेक्ट्रिकल फ्लक्स का फॉर्मूला होता है दैट इज ई डॉट डी एस, जो कि हमेशा वैलिड होता है, ठीक है। तो हम एक केस डिस्कस करते हैं जिसमें हमारे पास एक ऐसे प्लेन सरफेस है और हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे पास हो रहा है उसमें से, ठीक है। तो इस सरफेस से हमारा इलेक्ट्रिकल फ्लक्स कैसे निकलेगा, तो वही हम लगाते हैं, एक छोटा सा एरिया एलिमेंट लेते हैं ds, और इसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड तो ऐसे जा रहा है और एरिया वेक्टर हमारा ऐसे है, तो इलेक्ट्रिकल फ्लक्स कैसे बनेगा, ई डॉट डी एस। तो डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, ए डॉट बी होता है ए बी कोस थीटा, तो ई डॉट डी एस वुड बी ई डी एस कोस थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर, वही है देखो। अब ये आपका इलेक्ट्रिकल फ्लक्स आ गया, अब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो टोटल सरफेस पे आ जाएगा। इंटीग्रेट करते हैं, अब देखिए हम मानते हैं कि इस पूरे सरफेस पे हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड भी कांस्टेंट है और थीटा भी कांस्टेंट है, तो थीटा और ई कांस्टेंट होगा तो दोनों को इंटीग्रेशन से बाहर ले सकते हैं। अब बचा हमारा इंटीग्रेशन ऑफ डीएस। डीएस इज द एरिया एलिमेंट ऑफ दिस कंप्लीट एरिया, और इस कंप्लीट एरिया को इंटीग्रेट करना चाहेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, पूरा एरिया, दैट इज ए। तो ये बन गया ई ए कोस थीटा। ई ए कोस थीटा को मैं क्या लिख सकता हूं, ई डॉट ए, ठीक है। तो हमारा फॉर्मूला क्या बन जाता है, ई डॉट ए। तो कुछ बच्चे जो गलती करते हैं वो कि इलेक्ट्रिकल फ्लक्स का फॉर्मूला बोल देते हैं ए डॉट ए। सो दिस फॉर्मूला इज वैलिड व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड इज कांस्टेंट ओवर दैट सरफेस, जरूरी नहीं ऐसा हो, और कैसा भी हो सकता है, एंड थीटा इज कांस्टेंट। जिस सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट हो और थीटा कांस्टेंट हो, उसी के लिए हमारा जो इलेक्ट्रिकल फ्लक्स है ई डॉट ए आता है। अदरवाइज आवर इलेक्ट्रिकल फ्लक्स वुड ऑलवेज बी इक्वल टू ई डॉट डी एस इंटीग्रेशन, ठीक है। कंप्लीट सरफेस के लिए निकालेंगे तो चलिए, अब इस केस के लिए हम डिस्कस करते हैं कि हमारा जो इलेक्ट्रिकल फ्लक्स है वो मैक्सिमम कब होगा। तो मैक्सिमम कब होगा, कोस थीटा मैक्सिमम, और कोस थीटा मैक्सिमम कितना होता है 1, और कोस 1 कब होता है, कोस 0 पे। सो मैक्सिमम फ्लक्स आता है ई ए के बराबर जब थीटा आपका 0 हो और कोस 0 क्या बन जाता है 1, तो 5 वुड बी इक्वल टू ई इंटू में, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल 0 हो, मतलब ये आपका सरफेस है और आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बिल्कुल ऐसे जानी चाहिए, तब आपका फ्लक्स क्या होगा, मैक्सिमम। और मिनिमम कब होगा, जब कोस थीटा 0 हो। कोस थीटा 0 कब होता है, जब थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री। अब थीटा 90 डिग्री मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड तो बिल्कुल ऐसे जा रहा है ऊपर, ठीक है, और एरिया वेक्टर हमारे ऐसे। इसका मतलब क्या हुआ, अगर इस शीट के बिल्कुल पैरेलल जाएगा तो एक भी लाइन पास नहीं होगी, एक भी लाइन पास नहीं होगी तो हमारी इलेक्ट्रिकल फ्लक्स क्या होगा, 0, ठीक है। चलिए, तो अब हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं, काफी इंपॉर्टेंट चीज है कि हमारा फ्लक्स किसी भी क्लोज सरफेस के थ्रू कब पॉजिटिव होता है, कब नेगेटिव होता है, ठीक है। चलिए इस छोटे से एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक क्लोज सरफेस है और एक ये इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर प्लेस किया हुआ है, ठीक है। तो इस पूरे क्लोज सरफेस को हम 3 तरह के रीजन में डिवाइड कर सकते हैं। पहला रीजन है दिस साइड। अब इधर के जो भी रीजन होगा उसके अंदर देखो यहाँ पे एरिया वेक्टर आउटवर्ड नॉर्मल आउटवर्ड नॉर्मल आउटवर्ड नॉर्मल, तो ऐसे आ रहा है, तो एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल ऐसा बन रहा है, ठीक है। तो ये जो एंगल बनता है दैट इज ऑलवेज बिटवीन 0 to 90 डिग्री, इसको हम बोलते हैं एक्यूट। क्या बोलते हैं, अक्यूट एंगल। तो इस अक्यूट एंगल के लिए हमारा कोस थीटा क्या होगा, कोस थीटा की वैल्यू 0 से 90 डिग्री के बीच में पॉजिटिव होती है, तो हमारा फ्लक्स क्या आता है, पॉजिटिव, ठीक है। इसका मतलब इस रीजन के लिए जो हमारा इलेक्ट्रिकल फ्लक्स आएगा दैट वुड बी पॉजिटिव। अब ये बीच वाला रीजन आता है जब हमारा एरिया वेक्टर बिल्कुल परपेंडिकुलर बाहर की तरफ होता है और इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे, तो दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री आ जाता है, तो उस केस में कोस 90 हमारा हो जाएगा 0। क्या हो जाएगा, 0। तो उन रीजन के लिए हमारा इलेक्ट्रिकल फ्लक्स हो जाएगा 0। थर्ड हमारा रीजन आता है इस साइड। देखो इसके लिए आउटवर्ड नॉर्मल, देखो इस वाले के लिए बिल्कुल इधर होगा, फिर इधर इधर, तो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड तो देखो, सॉरी एरिया वेक्टर तो हमारा ऐसे है और इलेक्ट्रिकल फील्ड ऐसे है, तो दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया, ये। दिस एंगल इज मोर देन 90 डिग्री, दिस एंगल इज मोर देन 90 डिग्री, और इन एंगल्स को हम क्या बोलते हैं, ऑब्ट्यूज एंगल। क्या बोलते हैं, ऑब्ट्यूज एंगल। और जब जब एंगल ऑब्ट्यूज होगा तो कोस की वैल्यू इस रेंज के बीच में हमेशा क्या होती है, नेगेटिव। क्या होती है, नेगेटिव। तो हमारा इलेक्ट्रिकल फ्लक्स क्या आएगा, नेगेटिव, ठीक है। तो इधर हमारा फ्लक्स आ गया है पॉजिटिव और इधर हमारा फ्लक्स आ गया है नेगेटिव, ठीक है जी। तो अब बताएं कि हमारा टोटल फ्लक्स क्या होगा। तो उससे पहले एक चीज और देखते हैं
कि पॉजिटिव फ्लक्स का क्या मतलब हुआ, ठीक है, क्योंकि इस वाले रीजन में हमारा पॉजिटिव फ्लक्स आया, तो पॉजिटिव फ्लक्स का मतलब ये हुआ, आप यहां से देख सकते हैं कि इस रीजन से हमारी इलेक्ट्रिक लाइंस बाहर निकल रही है, और जब लाइंस बाहर निकल रही है तब हमारा फ्लक्स क्या आ रहा है, पॉजिटिव। तो फ्लक्स पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब क्या है, नंबर ऑफ लाइंस आर लीविंग द सरफेस। इस प्रॉपर एग्जांपल से हम देख रहे हैं कि नंबर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर लीविंग द सरफेस। इस वाले सरफेस के लिए हमने देखा कि हमारा फ्लक्स क्या आ रहा है, नेगेटिव, और इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर एंटरिंग इनटू द सरफेस, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर सरफेस में लाइंस एंटर कर रही हैं तो हमारा फ्लक्स वुड बी नेगेटिव, और अगर लीव कर रही हैं, एग्जिट कर रही हैं, तो हमारा फ्लक्स क्या होगा, पॉजिटिव। फ्लक्स क्या होगा, पॉजिटिव, ठीक है। तो अगर जितनी लाइंस आपकी एंटर कर रही हैं उतनी ही लाइन हमारी एग्जिट कर जाए, तो जितना पॉजिटिव फ्लक्स होगा उतना ही नेगेटिव फ्लक्स होगा, तो टोटल फ्लक्स वुड बी इक्वल टू जीरो, ठीक है। टोटल फ्लक्स वुड बी इक्वल टू जीरो। तो अब हम बात करते हैं कि हमारा किसी भी क्लोज सरफेस के लिए इलेक्ट्रिकल फ्लक्स पॉजिटिव कब आएगा। क्या बोल रहे हैं कि किसी भी क्लोज सरफेस के लिए इलेक्ट्रिकल फ्लक्स पॉजिटिव कब आएगा। फ्लक्स को पॉजिटिव लाना है, इसका मतलब ये चीज इससे ज्यादा होनी चाहिए। इसका मतलब क्या है कि जो लाइंस लीव कर रही हैं सरफेस से, दैट शुड बी मोर देन द नंबर ऑफ लाइंस एंटरिंग इनटू द सरफेस, ठीक है। सो हम क्या डिफाइन करते हैं, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो एंटर कर रही हैं वो हमारी कम हो, या जो लाइंस लीव कर रही हैं अगर वो ज्यादा हो, तो हमारा फ्लक्स देन हमारा फ्लक्स क्या होगा, पॉजिटिव। क्या होगा, पॉजिटिव। दोबारा से देख सकते हो, फ्लक्स को नेट हमारा पॉजिटिव बनाना है। पॉजिटिव जब बनेगा जब ये चीज ज्यादा हो और ये चीज कम हो, इसका मतलब मोर नंबर ऑफ लाइंस शुड लीव द सरफेस देन एंटरिंग। सो सिंपल। नेक्स्ट केस में हम देख सकते हैं कि फ्लक्स हमारा नेगेटिव कब होगा। फ्लक्स नेगेटिव करना है मतलब ये चीज ज्यादा हो और ये चीज कम हो, तो नेगेटिव कम होगा जब एंटर ज्यादा कर रही हूं और लीव कम कर रही हूं, तब हमारा फ्लक्स कब क्या होगा, फ्लक्स क्या होगा, नेगेटिव, ठीक है। तो इस चीज से हम देख सकते हैं कि हमारा पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज के लिए हमारा फ्लक्स पॉजिटिव आ रहा है कि नेगेटिव। अब देखो, हमने एक पॉजिटिव चार्ज लिया और इसके सराउंडिंग में हमने किसी भी शेप का एक क्लोज सरफेस लिया, तो हमारे पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे होती है, बताया हुआ है, रेडियली आउटवर्ड, तो इसकी वजह से बाहर की तरफ होंगी, और इस पूरे क्लोज सरफेस से हमारी जो लाइंस है वो क्या हो रही है, बाहर जा रही है। तो बाहर जा रही है मतलब लीव कर रही है, और लीव करें तो हमारा फ्लक्स कैसा होता है, पॉजिटिव, ठीक है। सो द फ्लक्स ड्यू टू द पॉजिटिव चार्ज कितना आ रहा है, हमेशा पॉजिटिव आ रहा है। तो यहां से हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं, इफ नेट चार्ज इन ए क्लोज सरफेस इज पॉजिटिव देन फ्लक्स इज पॉजिटिव। तो किसी भी अगर क्लोज सरफेस के अंदर नेट चार्ज अगर पॉजिटिव आ जाए तो हमारा इलेक्ट्रिकल फ्लक्स उस सरफेस के थ्रू क्या होगा, पॉजिटिव। सेकंड चीज, अगर मान लो हमने एक नेगेटिव चार्ज लिया है, तो नेगेटिव चार्ज से नेट लाइंस क्या होती है, अंदर की तरफ आती है, या यूं बोल सकते हैं कि जो इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस होती हैं नेगेटिव चार्ज की वजह से रेडियली इनवर्ड होती है, ठीक है। तो इस क्लोज सरफेस के थ्रू हमारा जो नंबर ऑफ लाइंस देखेंगे वो एंटर कर रही हैं, अगर एंटर करेंगी तो हमारा फ्लक्स क्या होगा, नेगेटिव। तो इसका मतलब क्या होगा, अगर किसी भी क्लोज सरफेस के थ्रू मान लो बहुत सारे चार्जेस हैं, उन सब चार्जेस का सम किया और वो टोटल सम नेगेटिव आ गया, तो नेगेटिव चार्ज की वजह से हमारा फ्लक्स क्या आएगा, नेगेटिव। तो हम क्या बोलना चाह रहे हैं कि इफ नेट चार्ज enclosed by a closed surface is negative then total electrical flux would be negative, ठीक है। चलिए लास्ट केस और बचता है कि मान लो उस क्लोज सरफेस के अंदर दो केस हो, या तो उसके अंदर चार्ज ही ना हो, अगर चार्ज नहीं होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा तो हमारा फ्लक्स जीरो होगा। क्या होगा, हमारा फ्लक्स जीरो होगा। और दूसरा केस क्या हो सकता है कि मान लो उस क्लोज सरफेस के अंदर एक प्लस क्यू चार्ज है, एक माइनस क्यू चार्ज है, तो जितनी लाइंस निकलेंगी उतनी ही लाइंस अंदर आएंगी, तो हमारा इलेक्ट्रिकल फ्लक्स क्या होगा, जीरो। तो इसको हम सिंपली देख सकते हैं कि इफ नेट चार्ज इन ए क्लोज सरफेस कितना है, अब नेट चार्ज कितना आ रहा है, क्यू प्लस में माइनस क्यू कितना आया, जीरो। इफ नेट चार्ज इन ए क्लोज सरफेस इज जीरो देन द इलेक्ट्रिकल फ्लक्स इज जीरो। तो ये लिखा हुआ है, इसको आप पढ़ सकते हैं।